हेलो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश अकाडमी में आपका स्वागत है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज जो है हम कक्षा 10 का जो है गणित शुरू करेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। आज द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.1 का भाग 2 पढ़ेंगे, जो कि प्रश्न नंबर 2 से हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, बिना देर किए जो है हम प्रश्न को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस भाग 2 में हम प्रश्न नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। दूसरे का पहला पॉइंट है बच्चों, दूसरे का पहला पॉइंट है। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं, प्रश्न को लिख लेते हैं। देखिए, दिया हुआ एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में दिया हुआ है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में। ठीक है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक, चलिए प्रश्न को लिख लिए हैं, प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें जो दिया हुआ है, इसमें क्या करना है कि द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में हमें बना कर सिर्फ छोड़ना है, न कि इसको पूरा हल करके जो है मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई मीटर में दिया है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से कितना अधिक है, कितना अधिक है, एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है, लंबाई और चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई के रूप में समीकरण को बनाकर ही लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार हल करते हैं बच्चों। जो प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न के अनुसार इसको हल करते हैं। भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 528। ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया हुआ है। कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई इसकी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई से अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि माना चौड़ाई जो है x मीटर है। चौड़ाई कितना है, x मीटर है। तो लंबाई शर्त के अनुसार कह रहा है कि चौड़ाई जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई के कितने है, दोगुने से कितना अधिक है, एक अधिक है। तो जितना है चौड़ाई उसका दोगुना से एक अधिक है लंबाई। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो हमारा भूखंड है, भूखंड का जो क्षेत्रफल दिया हुआ 528, ये आयताकार में है। किसमें है, आयताकार में है। पहले हम भूखंड का क्षेत्रफल ले लेते हैं। भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528। ठीक, अब आयताकार है तो वो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा भूखंड कुछ इस तरह से है, ये भूखंड को मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो प्रश्न कर रहा है उसके अनुसार हम क्या कर लेते हैं कि चौड़ाई मान लेते हैं कि x मीटर है। इसकी लंबाई हो जाएगी 2x + 1 मीटर। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ ये है 528 मीटर स्क्वायर। अब ये आयत हो गया, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यहाँ पर देख लीजिए,
हमारा लंबाई है दिया है, यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है 2x+1, लंबाई है 2x+1 और चौड़ाई दिया हुआ है x बराबर किसके हो जाएगा 528 के, बराबर किसे हो जाएगा 528 के। इस x का गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा बराबर हो जाएगा 528। इस 528 को इधर लेके चले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस हो जाएगा 528 और बराबर हो जाएगा 0। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न में कह रहा है कि ये कोई आयताकार का भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर। फिर कह रहा है इसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दोगुने से कितना अधिक है, एक अधिक है। तो हम जैसे मान लेते हैं कि एक आयत का भूखंड दिया हुआ है, इस तरह से हम बना लेते हैं एक आयत के भूखंड को जिसमें आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई कह रहा है कि जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। मान लेते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, x मीटर है। चौड़ाई कितनी है, x मीटर है, तो लंबाई हो जाएगी दोगुने से अधिक 2x+1 मीटर हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ लिख लेते हैं, जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है बराबर किसके होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई के। तो इस प्रकार हम यहाँ देख लीजिए भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528। अब यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई हमारा है 2x+1, चौड़ाई है x और बराबर कर लेंगे 528 के। इस x का गुणा कर लेंगे, इस x का गुणा करेंगे 2x में 2x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा बराबर हो जाएगा 528 के। ये 528 इधर लेके आएंगे तो यहाँ इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। और इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर लिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके अगले प्रश्न को करते हैं। इसके अगले प्रश्न को करते हैं बच्चों। जो अगला प्रश्न है हमारा नंबर 2, यानी जो है प्रश्न नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 हम कर लेते हैं। ठीक है, दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2, दूसरे का पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है बच्चों। प्रश्न को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न करा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो उसको लिख लेते हैं, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। सब जो है द्विघात समीकरण के रूप में ही बच्चों करना है। ठीक है, सब जो है द्विघात समीकरण के रूप में ही बना के इसको हल कर लेना है बस। ठीक है, चलिए प्रश्न को हम लिख लिए हैं, आगे करते हैं। पहले से देखते हैं, करा कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, किसी भी पूर्णांकों को अगर हम लिखते हैं तो क्रम से। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो हमारा 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक है वो मान लेते हैं, माना धनात्मक क्रमागत पूर्णांक। पहला मान लेते हैं x, तो दूसरा मान लेंगे x+1, क्योंकि ये क्रम से x के बाद जैसे 1 के बाद 2 आता है। ठीक, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, इस तरह से हम क्रम चलते हैं। वैसे ही पहले वाले पूर्णांकों को अगर हम x मान लेते हैं, दूसरे को क्या मान लेंगे, x+1 मान लेंगे। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल, जो पूर्णांक माने हैं इनका गुणनफल क्या है, 306। तो पहला हमारा x है, इनका गुणा कर लेंगे दूसरे में x+1 में, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 306 के। बराबर किसके हो जाएगा, 306 के हो जाएगा। अब x का गुणा कर लेते हैं, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा बराबर कितने हो जाएगा, 306 के। ये 306 इधर आ जाएगा बच्चों, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 306 हो जाएगा
और बराबर हो जाएगा 0। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस सवाल को फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए, करा के दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है दो, पहला x है, दूसरा क्या मान लिया है x प्लस 1, ठीक है। अब कह रहा है कि इन पूर्णांकों का गुणनफल, तो इन पूर्णांकों का हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। देखिए x, पहला है x, दूसरा x प्लस 1, तो x का x प्लस 1 में गुणा करेंगे बराबर किसको हो जाएगा? 306 के हो जाएगा। अब देखिए x का गुणा अगर x में करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस x हो जाएगा बराबर 306। ये 306 को इधर लेके आएंगे तो हमारा इस तरह से द्विघात समीकरण बन जाएगा, जो कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर हो जाएगा 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है अगले भाग को हल करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले भाग को हल कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए इसके अगले भाग को हल करते हैं। दूसरे का भाग नंबर यानी पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3, ठीक है। इसका पॉइंट नंबर 3 है, इसको हल कर लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया है बच्चों? पॉइंट नंबर 3 में दिया है, इसका पॉइंट नंबर 3 जो दिया है कुछ इस तरह से दिया हुआ है। क्या है प्रश्न को पहले लिख लेते हैं और फिर इसके बाद समझते हैं। दिया हुआ रोहन की माँ, रोहन की माँ उससे, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष, 3 वर्ष पश्चात, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए इसको हल कर लेते हैं प्रश्न को, ठीक है। दिया हुआ है रोहन की माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। कितनी वर्ष बड़ी है? कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाता है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि रोहन की वर्तमान आयु कितनी है और उसकी माँ की, ठीक है। उसके बाद जो है हम 3 वर्ष के पश्चात जो उनकी आयु को निकाल कर उनका हम गुणा कर लेंगे, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? 360 के, ठीक है। यहाँ करते हैं माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु क्या हो गई? x वर्ष। तो इस तरह से रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु ये हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष। x प्लस क्या हो जाएगा? 26 वर्ष। फिर 3 वर्ष के पश्चात यानी 3 वर्ष के बाद, जब पश्चात या बाद की बात करता है तो हम क्या करते हैं? आयु को जोड़ते हैं। यदि पूर्व पूछ लेता है तो घटा लेते हैं। आयु में इस चीज को ध्यान देते हैं कि पश्चात है यानी बाद में है कि पूर्व है। पूर्व की बात करेगा तो घटा लेंगे और पश्चात की बात करेगा या बाद में बात करेगा तो जोड़ लेंगे। यहाँ पश्चात की बात कर रहा है, 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष के बाद। 3 वर्ष के बाद दोनों की जो उम्र होगी कुछ इस तरह से हो जाएगी। 3
वर्ष बाद 3 वर्ष बाद रोहन की आयु रोहन की आयु 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु हो जाएगी यक्स प्लस 3 वर्ष यक्स प्लस 3 वर्ष। ऐसे ही 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु रोहन की माँ की आयु ये हो जाएगा यक्स प्लस 26 था प्लस 3। ठीक, एक्स प्लस 26 था प्लस 3 जोड़ लेंगे तो एक्स प्लस हो जाएगा 29 वर्ष। एक्स प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 29 वर्ष। ठीक, अब कह रहा है कि 3 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है 360 के। किसके बराबर है 360 के। तो हम गुणा कर लेते हैं एक्स प्लस 3 ये रोहन क्या हो जाएगी 3 वर्ष के पश्चात और एक्स प्लस हो जाएगा 29 ये रोहन की माँ की हो जाएगी 3 वर्ष के बाद और ये बराबर किसके हो जाएगा 360 के। बराबर किसके हो जाएगा 360 के। गुणा कर लेते हैं एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस फिर एक्स का गुणा करेंगे 29 में तो 29 एक्स हो जाएगा। फिर एक्स का देखिए 3 का गुणा एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और प्लस 3 का गुणा 29 में करेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा। 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा 87 हो जाएगा और ये बराबर किसके हो जाएगा बच्चों 360 के। बराबर किसके हो जाएगा 360 के। 360 को 75 करके इधर लेके आएंगे तो ये यहाँ प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 29x और 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 29 3 32x 29 3 32x हो जाएगा प्लस हो जाएगा 87 ये माइनस कर लेंगे 360 और बराबर हो जाएगा 0 की। अब 360 में से 87 को कम कर लेंगे। ठीक है 360 में से 87 को कम कर लेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 32x एक्स का स्क्वायर प्लस 32x हो जाएगा। अब घटा लेंगे 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा 10 में 7 घटाएंगे 3 बचेगा यहाँ बचेगा 5 5 मतलब घाटेगा 15 से 8 हो जाएगा 7 बचेगा यहाँ बचेगा 2 बराबर हो जाएगा 0। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। इस प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं उसके बाद जो है नोट कर लेंगे। अब देखिए एक प्रश्न दिया हुआ कह रहा है कि रोहन की माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी 26 वर्ष ठीक बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात कितने वर्ष के पश्चात 3 वर्ष के पश्चात कितने हो जाती है 360 कितने हो जाती है 360। जाहिर सी बात है माँ जो है बच्चों से बड़ी ही होगी। ठीक है तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं रोहन की वर्तमान आयु मान लेते हैं। रोहन की वर्तमान आयु कितना मान ली है एक्स वर्ष। कितना है एक्स वर्ष। रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो गई बच्चों एक्स प्लस 26 वर्ष क्योंकि रोहन की जितनी आयु है जितनी उम्र है उससे 26 वर्ष की माँ बड़ी है। ठीक है तो माँ की उम्र हो जाएगी वर्तमान एक्स प्लस 26 वर्ष। अब कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष के बाद रोहन की जो आयु कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 3 वर्ष और 3 वर्ष के बाद रोहन की माँ की आयु हो जाएगी एक्स प्लस 26 प्लस 3 वर्ष बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 29 वर्ष। ठीक है अब इसके बाद क्या कर रहा है प्रश्न प्रश्न कर रहा है कि 3 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाता है 360। 3 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाता है 360 हो जाता है। तो 3 वर्ष के पश्चात हम उनकी आयु का गुणा कर देंगे क्योंकि 3 वर्ष के पश्चात रोहन की जो आयु हुई एक्स प्लस 3 और उसकी माँ की आयु जो हो गई 3 वर्ष की एक्स प्लस 29 बराबर हो जाएगा 360 के। एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स का स्क्वायर फिर एक्स का गुणा 29 में करेंगे तो 29x फिर एक्स में 3 का गुणा करेंगे तो 3x और फिर 3 का गुणा 29 में करेंगे तो 87 बराबर हो जाएगा 360 के। अब यहाँ देखिए एक्स का स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे 29x और 3x जोड़ेंगे तो 32x हो जाएगा और प्लस 87 ये 360 इधर इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 360 बराबर हो जाएगा 0 के। अब क्या करेंगे 360 में से 87 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। ठीक है इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। इसका पॉइंट नंबर 4 इसको हम कर लेते हैं। इसकी पॉइंट नंबर 4 को इसका पॉइंट नंबर 4 है बच्चों उसको कर लेते हैं। ठीक है पॉइंट नंबर 4
सभी पॉइंट को कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 को पहले प्रश्न लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलगाड़ी की दूरी दिया हुआ है, रेलगाड़ी की दूरी कितना दिया हुआ बच्चों? 480 किलोमीटर ये दूरी तय करती है एक समान चाल से। किसे? एक समान चाल से। एक समान चाल से ये रेलगाड़ी दूरी तय कर रही है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो, चाल में कमी कितनी हो गई? चाल में कमी 8 किमी प्रति घंटा। क्या है? चाल में कमी कर दी गई 8 किमी प्रति घंटा। ठीक है, 8 किमी, तो उसकी दूरी में 3 घंटे अधिक, तो दूरी तय करने में दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक लगा। 3 घंटा अधिक लगा। दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक लगा, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, देखिए एक रेलगाड़ी है जो कितनी दूरी तय करती है? 480 किलोमीटर एक समान चाल से। ठीक है, अगर उसकी चाल में कमी कर दिया गया, कितना चाल में कमी कर दिया गया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 8 किलोमीटर की कमी कर दी गई उसकी चाल में। ठीक है, 8 किलोमीटर की कमी कर दी गई प्रत्येक घंटे में, तो उसकी दूरी तय करने में कितना समय लगता है? अधिक, 3 घंटा और अधिक लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। रेलगाड़ी की क्या पूछ रहा है? चाल पूछ रहा है। चलिए हल करते हैं। मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल माना रेलगाड़ी की चाल यक्स किमी प्रति आवर्स। क्या है? माना रेलगाड़ी की चाल कितना बच्चों? मान लीजिए माना रेलगाड़ी की चाल कितना? यक्स किमी प्रति आवर्स है। कितना है? रेलगाड़ी की चाल यक्स किमी प्रति आवर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूरी है समान है। जब 8 किमी प्रति आवर्स की चाल में कमी किया गया, तब भी दूरी इतना ही तय करना है, दूरी को नहीं बदला गया, दूरी दोनों में समान है। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है, देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर यहाँ से हम समय को निकाल लें बच्चों, तो हमारा समय बराबर हो जाएगा क्या? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो पहले समय को हम निकाल लेते हैं। देखिए जब रेलगाड़ी की चाल यक्स किमी थी, तब उसका समय क्या था? तो पहले समय को हम बच्चों मान लेते हैं क्या? t1, क्योंकि दो समय लेंगे। पहले समय को हम बच्चों मान लेते हैं क्या? t1। तो t1 बराबर, देखिए दूरी कितनी है हमारी? है 480। दूरी कितनी है? 480। पहला जो चाल था कितना है? यक्स। पहला चाल कितना था बच्चों? यक्स। अब हम प्रश्न कर रहा है कि उसकी चाल में कमी कितनी की गई है? 8 किमी प्रति घंटा की। चाल में कमी कितनी की गई है? 8 किमी प्रति घंटा की। ठीक है, तो दूसरे समय के लिए देखिए, दूसरे समय के लिए चाल बराबर हो जाएगा x माइनस 8 किमी प्रति आवर्स। चाल क्या हो जाएगा? x माइनस 8 किमी प्रति आवर्स। ये दूसरे समय के लिए हो जाएगा। तो हम दूसरे समय के लिए बच्चों निकालेंगे t2 बराबर, दूरी हमारा वही रहेगा 480, और चाल हो जाएगा x माइनस 8। चाल क्या हो जाएगा? x माइनस 8। अब कह रहा है कि जब जो है चाल में कमी करते हैं, तो जो दूरी होता है उस यानी 480 किलोमीटर, उसको तय करने में कितना अधिक लगता है? 3 घंटा। तो 3 घंटा अधिक लगता है, मतलब इसका जो है, इसका समय अधिक है, इसका t2 का जो समय क्या है? अधिक है।
तो हम क्या करेंगे बच्चों, दूसरे वाले समय से पहले वाले समय को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। दूसरे वाले समय को पहले वाले समय से घटा लेंगे, यानी T2 माइनस T1 हो जाएगा बच्चों किसके, 3 के, क्योंकि 3 घंटा अधिक आ रहा है तो हम यहाँ रख लेते हैं। T2 का मान कितना आया बच्चों, 480/x माइनस 8, माइनस T1 दिया हुआ है 480, 480 का बटे x बराबर हो जाएगा 3, 480 का बटा x बराबर 3 हो जाएगा। इसको हम आराम से क्या कर लेते हैं बच्चों, हल कर लेते हैं। दिया हुआ है 480, देखिए दिया हुआ है कितना, 480, 480/x माइनस 8, माइनस फिर हो जाएगा 480/x बराबर हो जाएगा 3 के, बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, 3 के। देख लीजिए इसका क्या कर लेंगे हम, तिरक गुणा कर लेते हैं, इसका यहाँ कर लेंगे, इसका यहाँ कर लेंगे, यक्स का करेंगे 480 में तो हो जाएगा कितना, 480 यक्स, फिर माइनस इसका यहाँ कर लीजिए, इसका यहाँ कर लेंगे, दोनों में 480 का गुणा कर लेंगे यक्स में तो 480 यक्स। अब ये वाला मान माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे 480 में 8 का, तो 800 हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं 8 0 8 64 के 4, हाँ फिर 6 हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 में जोड़ लेंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 32 6 38, 3840 हो जाएगा। अब पूरे का बटा यक्स का गुणा इसमें कर लेंगे, यक्स का स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 3 के। इसका हम गुणा 3 इसमें कर लेते हैं, इसके बाद इसको हम कर लेते हैं, यहाँ देखिए 480x माइनस 480x हमें लगा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर है। देखिए 480x माइनस 480x, एक प्लस एक माइनस कर जाएगा, जो बचा उसको हम लिख लेते हैं, ऊपर क्या बचा 3840, 3840 बचा है बटे का यक्स का स्क्वायर माइनस 8x बराबर क्या है 3, इसका तिरक गुणा कर लेंगे 3 में तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा क्या, 3x स्क्वायर माइनस 8 24 यक्स और बराबर हो जाएगा 3840 बराबर, ठीक है 3840, ठीक है। इसको उधर लेके चलाइए, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर कर लेंगे 0, बराबर क्या कर लेंगे 0। अगर ये कट जा रहा है तो इसको काट देते हैं, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा तो x का स्क्वायर बचेगा, 3 से कटेगा तो 3 8 24 8 बचेगा, फिर 3 से काट दीजिए इसको, ये हो जाएगा 3 करने में 3 3 दूना 6 3 8 24 बराबर 0, यानी आ गया 1280। तो हमारा ये समीकरण बन गया एक्स का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, ठीक है। चलिए इस सवाल को फिर से एक बार देख लेते हैं बच्चों, इस सवाल को फिर से एक बार देख लेते हैं, उसके बाद जो है अगले सवाल को हल कर लेते हैं। ये जो सवाल दिया हुआ है इसको एक बार से फिर देखते हैं, ठीक है। देखिए एक कोई रेलगाड़ी है, ठीक, एक रेलगाड़ी है जो कितना दूरी तय कर रही है, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी क्या कर रही है बच्चों, तय कर रही है, ठीक है। लेकिन उसकी जो चाल है एक समान चाल, एक समान चाल से 480 किमी की दूरी तय कर रही है। फिर अगले स्टेप में कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी की चाल में कमी कर दिया जाए, कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की चाल में कितना कमी कर दिया जाए 8 किमी प्रति घंटा, तो वही दूरी तय करने में कितना समय अधिक लग रहा है, 3 घंटा। कितना समय अधिक लग रहा है, 3 घंटा। तो पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल क्या है। यहाँ मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की जो चाल है बच्चों x किमी प्रति घंटा, रेलगाड़ी की चाल कितना माने हैं, x किमी प्रति घंटा हमने रेलगाड़ी की चाल मान लिए हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, जो चाल होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब यहाँ से अगर हम समय निकालेंगे तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, क्योंकि यहाँ हम पहले वाले समय में समान चाल से हम 480 किमी की दूरी को तय करते हैं, तो T1 बराबर हो जाएगा 480/x, क्यों हो जाएगा 480 हमारी दूरी है, x क्या है चाल, तो समय T1 बराबर देख लीजिए दूरी बटे चाल है, तो दूरी हो जाएगा हमारा 480, चाल हो जाएगा x, जब x चाल को माने। फिर दूसरे समय के लिए चाल हम क्या कर लिए हैं, x माइनस 8, क्योंकि जो पहली वाली चाल थी उसमें से 8 की कमी कर देंगे तो दूसरी चाल बन जाएगी कितना, दूसरी चाल बन जाएगी x माइनस 8 किमी प्रति घंटा, x माइनस 8 किमी प्रति घंटा बन जाएगा। तो यहाँ दूसरा जब समय निकालेंगे तो T2 बराबर हो जाएगा 480/x माइनस 8, 480/x माइनस 8। दोनों समय में अंतर कितना हो रहा है, 3 घंटे का, तो
ये वाला समय ज़्यादा ले रहा है क्योंकि इसकी जो चाल है कम हो गई, क्योंकि आप जानते हैं ना कि जब हम चाल को कम करते हैं तो समय ज़्यादा लगेगा। जाहिर सी बात है, किसी भी दूरी को अगर हम तय कर रहे हैं, पहले स्पीड ज़्यादा था उसके बाद हम कम कर लेते हैं यानी चाल को, तो दूरी उतनी दूरी तय करने में समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ ये वाला समय जो है ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब दूसरे वाले में से पहले वाले को कम कर लेंगे। T2 माइनस T1 बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो T2 का मान 480/x-8, T1 का है 480/x बराबर किसके हो जाएगा, 3 के। अब क्या किए हम, इसका गुणा कर लिया, x का यहाँ कर लेंगे गुणा, 480x हो जाएगा। फिर 480 का गुणा कर लेंगे x-8 में, तो 480 का गुणा करेंगे x में, 480 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 480 में 8 का गुणा कर लेंगे तो 3840 हो जाएगा। बटे में इस x-8 में अगर x का गुणा करेंगे, देखिए x स्क्वायर हो जाएगा, -8x बराबर 3 के। 480 x यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, कट जाएगा, बचेगा 3840। 3840/x का स्क्वायर -8x बराबर 3 हो जाएगा। अब इस 3 का अगर हम सीधे गुणा कर लेंगे इसमें, तो 3x का स्क्वायर -24x बराबर हो जाएगा 3840। 3840 को हम इधर लेके आएंगे पक्षांतर करके, तो 0 के बराबर हो जाएगा, और ये यहाँ प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर -24x -3840 बराबर हो जाएगा 0 के। अब ये पूरा वाला मान 3 से हम काट दिए, 3 से काट देंगे तो x का स्क्वायर -8x -1280 बराबर 0, हमारा ये समीकरण बन जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है हम इसके लास्ट पॉइंट को करते हैं, पॉइंट नंबर 5। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न करते हैं, इसके अगले पॉइंट को, पॉइंट नंबर 5 को। पॉइंट नंबर 5 को कर लेते हैं बच्चों, जो हमारा पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 को कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, पहले प्रश्न को नोट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 में प्रश्न दिया है, मैसूर और बेंगलुरु के बीच की दूरी, बीच मैसूर है, मैसूर और बेंगलुरु, और क्या है, बेंगलुरु, इन दोनों के बीच की जो दूरी है बच्चों कितनी है, 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर यात्रा तय करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी, एक्सप्रेस एक्सप्रेस रेलगाड़ी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से, सवारी गाड़ी से, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा, 1 घंटा कम समय लेती है, कम समय लेती है, कम समय लेती है। यदि जब यदि यदि एक्सप्रेस यदि यदि एक्सप्रेस यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, यदि रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से, सवारी गाड़ी की औसत चाल से, सवारी गाड़ी की औसत चाल से, सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किमी प्रति हावर्स, 11 किमी प्रति आवर्स अधिक है, अधिक है, 11 किमी प्रति आवर्स अधिक है। तो रेलगाड़ी की, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की, तो एक्सप्रेस एक्सप्रेस रेलगाड़ी की, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल,
औसत चाल क्या है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं बच्चों। देखिए प्रश्न को, ये जो प्रश्न है, कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी कितना है, 132 किलोमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, 1 घंटा कम समय लेती है। कह रहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। ठीक है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी, देख लीजिए। इसमें जो दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार ही हम इसको हल करते हैं। करा कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल है सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किमी प्रति घंटा अधिक है, तो सबसे पहले हम सवारी गाड़ी को मान लेते हैं कि माना माना सवारी गाड़ी, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल, माना सवारी गाड़ी की औसत, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर हो जाएगा यक्स किमी प्रति आवर्स। ठीक है, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल यक्स किमी प्रति आवर्स मान लेते हैं। फिर एक्सप्रेस का बच्चों इसी तरफ मान लेंगे, जो एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस एक्सप्रेस की जो औसत चाल है, यह सवारी गाड़ी से 11 है, तो एक्सप्रेस से 11 किमी प्रति आवर्स। ठीक है, जो एक्सप्रेस गाड़ी है, एक्सप्रेस गाड़ी की जो औसत चाल हो जाएगी बच्चों, x+11 किमी प्रति आवर्स हो जाएगी। ठीक है, दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी कितना दिया हुआ है, 132 किलोमीटर। दूरी कितना दिया हुआ है, 132 किलोमीटर। यहाँ जैसे अभी हम निकाले हैं बच्चों कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। अगर यहाँ से हम समय निकाल लें तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। जो एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कितना क्या करती है, 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, 1 घंटा कम समय लेती है, तो हम इसको कर लेते हैं। देखिए पहले के लिए समय T1, दूसरे के लिए T2। ठीक, पहले के लिए हम क्या करते हैं T1, दूसरे के लिए T2। अब जो है क्या कर लेते हैं, इसमें से एक कम कर लेते हैं, इसमें से क्या कर लेते हैं बच्चों, एक कम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले का समय निकाल लेंगे T1। T1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, समय बराबर दूरी बटे चाल है। समय हमारा क्या हो जाएगा, 132। पहले के लिए चाल कितना माने हैं, x। ठीक है, अब यहाँ से हम T2 कर लेंगे बच्चों, T2, तो 132 हो जाएगा। चाल हो जाएगा कितना, x+11। चाल कितना हो जाएगा, x+11। दोनों का मान यहाँ रख लेते हैं। T1 का मान दिया हुआ है 132, 132 बटे हो जाएगा x और माइनस हो जाएगा 1, बराबर कर लेंगे T2 का मान दिया हुआ है 132 बटे का हो जाएगा x+11। क्या हो जाएगा बच्चे, x+11। इसको हम इस एक को उधर कर लेते हैं, इसको उधर कर लेते हैं, तो ये देखिए 132 हो जाएगा। 132 बटे x माइनस हो जाएगा 132 बटे का x+11 बराबर हो जाएगा 1। इसको हल कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं बच्चों, हल कर लेते हैं। इस भाग को हम क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। उसके बाद जो है प्रश्न को हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं बच्चों। ठीक, इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। देखिए 132, इसका इसमें तिरक गुणा कर लेंगे। तिरक गुणा करेंगे तो 132 का गुणा कर लेंगे किसमें, 132 का गुणा कर लेंगे x+11 में, और यहाँ माइनस है, माइनस कर लेंगे बच्चों 132 में x का गुणा करेंगे तो 132 x हो जाएगा, 132 x हो जाएगा। पूरे का बटा कर लेंगे, x का गुणा करेंगे 111 में, ये हो जाएगा x² + 11x, और बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। गुणा कर लीजिए, 132 का गुणा करेंगे x में तो 132 x ही होगा, 132 x। फिर 11 का गुणा कर लेंगे हम 132 में,
11 दूना 22 का 2 हो जाएगा, 11 तिया 33, 33 में 2 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 11 करेंगे 11 और 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा 132 x। अब इसका हम फिर गुणा कर लेंगे एक में तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स का स्क्वायर प्लस 11x। ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस 11x, 132 एक्स और 132 एक्स प्लस माइनस से कट जाएगा। ये वाले मान को क्या कर लेंगे, पहले लिख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 11x और बराबर हो जाएगा 1452। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा बच्चों एक्स का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर हो जाएगा 0 की। ये हमारा आ जाएगा मान। ठीक है, ये क्या आ जाएगा मान। चलिए सबसे पहले इस सवाल को समझते हैं। ठीक है, देखिए दो गाड़ी है, एक सवारी गाड़ी है, एक एक्सप्रेस है। ठीक है, दूरी कितनी है, मैसूर से बेंगलोर की जो चीज की दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर। कितनी दूरी है, 132 किलोमीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। सीधी सी बात है, गाड़ी एक्सप्रेस है तो समय कम लेगी ही। ठीक है, रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किमी प्रति घंटा अधिक है। जो एक्सप्रेस वाली रेलगाड़ी है उसकी जो चाल है सवारी गाड़ी से कितना अधिक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी, जो औसत चाल है एक्सप्रेस की वो क्या होगी। देखिए अब मान लेते हैं, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल कितना है, x किमी प्रति घंटा। जितना इसका होगा उससे 11 अधिक हो जाएगा एक्सप्रेस की, तो एक्सप्रेस की औसत चाल मान लेते हैं कि x प्लस 11 किमी प्रति घंटा है। ठीक है, 11 किमी प्रति घंटा है। तो अब पहले वाले समय में 1 घंटा की कमी हो रही है दूसरे वाले समय से, तो T1 माइनस 1 हो जाएगा बराबर T2 हो जाएगा। क्योंकि अभी हम फार्मूला लिखे थे, चाल बराबर क्या होता है बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी का बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब अगर यहाँ से हम समय को निकाल लेते हैं, अगर यहाँ से हम क्या करते हैं समय को निकाल लेते हैं, तो समय बराबर हो जाएगा क्या, दूरी बटे समय बराबर हो जाएगा बच्चों दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो पहले के लिए अगर हम T1 निकालेंगे तो दूरी हमारा क्या हो जाएगा 132, चाल क्या हो जाएगा x माइनस 1 कर लेंगे बराबर T2 के लिए समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी वही रहेगा 132 से, दूसरा वाला जो चाल है एक्सप्रेस का x प्लस 11 कितना है, x प्लस 11। ठीक है, बराबर हो जाएगा 132 बटे x प्लस 11। अब क्या किए, एक उधर लेके चले गए, 132 बटे x प्लस 11 को उधर लेके चले गए, तो 132 बटे x माइनस 132 बटे x प्लस 11 बराबर 1। अब क्या करेंगे, तिरक गुणा कर लेंगे, 132 में हम इसका गुणा कर लेंगे x प्लस 11 का, 132 गुणे x प्लस 11 माइनस x का गुणा अगर कर लेंगे 132 में तो 132 x हो जाएगा बटे का, x का गुणा x में करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का गुणा 11 में करेंगे तो 11x हो जाएगा बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। यहाँ देख लीजिए, जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 132x प्लस 11 का गुणा कर लेंगे 132 में 1452 हो जाएगा माइनस 132x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 11x। एक्स स्क्वायर प्लस 11x का तिरक गुणा 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x ही आएगा। अब यहाँ देखिए 132x प्लस में है, 132x माइनस में, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा 1452। इसको पहले लिख लिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 11x को पहले लिख लिए बराबर हो जाएगा 1452। 1452 को इधर लेके आएंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब जो है अगले सवाल को हल करते हैं, प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 को हल कर लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर जो 3 दिया हुआ है इसको हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है, प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, देखिएगा हम प्रश्न लिख दे रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने x के मानों की जांच करके यह ज्ञात कीजिए कि क्या ये मान दिए गए समीकरण के हल है क्या नहीं। सवाल पहला दिया हुआ है x का स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी, ए प्लस सॉरी ये प्रश्न
दूसरा है, फिर से इसको कर लेते हैं। तीसरे का पहला पद दिया हुआ बच्चों, दिया है एक्स का स्क्वायर प्लस दिया हुआ है एक्स प्लस 1 बराबर है 0, और दिया हुआ है एक्स बराबर 0, पहला वाला मान दिया है, दूसरा मान दिया है एक्स बराबर 1, एक मान दिया है 0, एक मान दिया हुआ है एक्स बराबर 1। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यहाँ जो समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण के आगे, ये जैसे समीकरण दिया हुआ है, समीकरण के आगे यक्स का जो मान दिया है, यह कह रहा है कि क्या यह यक्स का मान इस समीकरण का है कि नहीं। ठीक है, तो ये मान तभी हो सकता है यक्स का, जब जो है यक्स वाले मान को रख कर हम इसको हल करें, और हल करने के बाद इसका मान कितना आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, दोनों तरफ अगर 0 आ रहे हैं तब हम कह पाएंगे कि जो समीकरण के आगे जो मान दिया हुआ है यक्स का, वह क्या है, इसका मान है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, इसके एक प्रश्न को हल कर लेते हैं बच्चों, बाकी ऐसे ही हम कर लेंगे। देखिए, हमारा समीकरण दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है। सबसे पहले हम एक्स बराबर 0 रखेंगे। एक्स बराबर क्या रखेंगे बच्चों, 0 रखने पर एक्स की जगह पर 0 रखिए, 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 बराबर 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, प्लस 0 प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। 0 को 0 में जोड़ेंगे 0, 0 में 0 को फिर 1 में जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ देखिए क्या 1 और 0 बराबर है, दोनों तरफ 0 आना चाहिए, जबकि एक तरफ 1 है दूसरी तरफ 0, ये नॉट इक्वल 0 हो जाएगा, मतलब इसका हल नहीं है, ये हल नहीं है। ठीक है, ये इसका हल नहीं है। इसके बाद ये दूसरे वाले मान को रखते हैं एक्स बराबर 1 रखने पर, एक्स बराबर क्या है बच्चों, 1 रखने पर, एक्स बराबर 1 रखने पर तो हम समीकरण को पहले लिखते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है बराबर 0। अब जो है एक्स बराबर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0, तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 बराबर 0। अब देख लीजिए क्या 3 और 0 बराबर है, बराबर नहीं है। यहाँ भी अगर 0 रहता तो कहते हैं हम इसका कि एक्स का मान जो दिया हुआ है इसका हल है, मतलब ये इसका क्या है, हल नहीं है, हल नहीं है, या समीकरण का मान नहीं है, या समीकरण का मान नहीं है। ठीक है, समीकरण का मान नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम इस प्रश्न को क्या करते हैं बच्चों, हल कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाकी के प्रश्न को भी इसी तरह से हल कर लेंगे, कुछ इसमें करना नहीं बच्चों। जो भी समीकरण दिया रहेगा उसके आगे जो मान रहेगा उस मान को क्या करेंगे, यक्स की जगह पे रखेंगे, यक्स की जगह पे मान रखकर क्या करेंगे बच्चों, हल कर लेंगे। हल करने के बाद हम ये देखेंगे कि दोनों तरफ का जो मान है वह 0 आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों की तरफ का मान 0 आ गया तो हम कहेंगे जो मान यक्स का दिया है वह उसका मान क्या है, जो दिया हुआ है एक्स का, वो उसका हल होगा। क्या होगा, उसका हल होगा। नहीं तो अगर मान बराबर नहीं है तो लिख देंगे कि ये समीकरण का मान नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है अगले प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। एक टाइप के प्रश्न को हम एक एक ही लगाएंगे, बाकी के प्रश्न को आप आराम से हल कर लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ उसके मान को रख के हल करना है। देखिए, ये प्रश्न नंबर 3 था, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 का पहला एक प्रश्न करेंगे, एक आप कर लीजिएगा, एक आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ठीक है, दिया हुआ है बच्चों एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस के बराबर 0, प्लस के बराबर क्या दिया हुआ बच्चों, 0, और यक्स का मान दिया हुआ है यक्स बराबर ए, यक्स बराबर ए, आपको मान क्या निकालना है, के का, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस के बराबर 0, और यहाँ एक्स बराबर ए दिया हुआ है, इसमें के का मान निकालना है। देखिए इसमें क्या करना है, समीकरण दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स कोष्टक में प्लस बी प्लस के बराबर 0, एक्स का मान दिया हुआ है एक्स बराबर क्या है बच्चों, एक्स बराबर ए है, तो मान किसका निकालना है, इसमें से के का, के है ना यहाँ पर, के का मान निकालना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मान को रख कर हल कर लेना है बच्चों, बहुत ही आसानी से ये आ जाएगा। ठीक है, समीकरण को पहले लिख लेते हैं, क्या एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स कोष्टक में
ए प्लस बी दिया हुआ है प्लस के बराबर 0 है और यक्स का मान कितना हुआ बच्चों, यक्स का मान ए है। यक्स की जगह पर ए रखिए, देखिए यक्स का स्क्वायर था तो ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा, ए प्लस बी कर लेंगे और प्लस कर लेंगे के बराबर हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको हल कर लेते हैं, ए का स्क्वायर है तो मतलब ये ब्रैकेट हटा देंगे तो यहाँ ए का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए गुणा करेंगे माइनस के साथ, माइनस प्लस माइनस ए का गुणा ए में करेंगे तो ए का स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ए का गुणा बी में करेंगे तो ए इंटू बी यानी ए बी हो जाएगा और प्लस हो जाएगा के बराबर हो जाएगा 0। देख लीजिए ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएगा बच्चों, बचेगा क्या माइनस ए बी प्लस के हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। आपको के का मान निकालना है, ये माइनस ए बी उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा यानी के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों ए बी हो जाएगा। क्या बराबर हो जाएगा ए बी हो जाएगा। इस तरह से के का मान आ जाएगा। ठीक है, के का मान आ गया कि नहीं। सवाल को देख लेते हैं। दिया हुआ है एक समीकरण एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स कोष्टक में प्लस बी प्लस के बराबर 0 ये दिया हुआ है। इसके सामने इसका मान दिया हुआ है, एक्स का मान कितना दिया हुआ है ए। आपको मान क्या निकालना है, के का। क्या मान निकालना है, के का। इस समीकरण से के का मान निकालना है। देख लीजिए सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स कोष्टक में प्लस बी प्लस के बराबर 0 है। ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। एक्स की जगह पर क्या रख लेंगे बच्चों ए, जहाँ एक्स दिखेगा वहाँ ए रख लेंगे। देखिए एक्स का स्क्वायर था, ए का स्क्वायर कर लिए, माइनस एक्स था ए हो गया, फिर कोष्टक में प्लस बी प्लस के बराबर 0 कर लिए। अब ए का स्क्वायर कर लेंगे तो ए स्क्वायर, ए का गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस, ए का गुणा बी में करेंगे तो ए बी प्लस के हो जाएगा बराबर 0। बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ए यहाँ देखिए ए का स्क्वायर प्लस में है, यहाँ ए का स्क्वायर माइनस में, प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ बचा माइनस ए बी और प्लस के बचा बराबर क्या हो जाएगा 0। ये बच्चों माइनस ए बी है, उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा ए बी। और यही हमें मान क्या निकालना था, के का मान। के का मान तो निकालना था। इस तरह से हमारा ये प्रश्न जो है हल हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। और इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 4.1 बच्चों इसी प्रश्न के बाद जो है खत्म हो जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 5 को लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 को लिख लेते हैं बच्चों। दिया हुआ करा कि यदि x बराबर 2/3, यदि x बराबर 2/3 तथा तथा x बराबर -3 समीकरण 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 ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी बराबर 0 के मूल है तो ए व बी के मान ज्ञात कीजिए। ए व बी के मान ज्ञात कीजिए। ए व बी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सवाल को हल कर लेते हैं। दिया हुआ है x बराबर 2/3 तथा x बराबर -3 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी बराबर 0 के मूल है तो ए व बी के मान ज्ञात कीजिए। आसान सा सवाल है। x के मान को हम बारी बारी से रखकर इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं बच्चों। पहला वाला मान दिया हुआ है x बराबर 2/3। x बराबर क्या दिया है 2/3। हमारा समीकरण जो दिया है उसी में रख लेते हैं। समीकरण दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी बराबर 0। एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी बराबर 0। एक्स की जगह पर हम 2/3 रख लेते हैं, ए हो जाएगा। एक्स की जगह पर 2/3 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस हो जाएगा 7। एक्स की जगह पर 2/3 प्लस हो जाएगा बी बराबर 0। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 का गुणा ए में करेंगे तो 4 ए हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा, प्लस 7 का गुणा 2 में करिए 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 बटे का 3 और प्लस हो जाएगा बी बराबर 0। ठीक है, इसको हम उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, या अभी इसको हल कर लेते हैं बच्चों। अभी यहाँ देखिए थोड़ा सा गलती हो गया है। 2 का करेंगे 2 दूना 4, 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 ए बटे 9 हो जाएगा, प्लस 14/3 प्लस बी बराबर 0। अच्छा इसमें देखिए इसके बटे में कर सकते हैं, अगर इसके बटे में कर सकते हैं तो 9 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऊपर का मान वैसे ही लिख लेंगे,
क्यों लिख लेंगे? क्योंकि 9 का 9 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 4 में चाहे 4 ही हो जाएगा, प्लस 9 में 3 से भाग करेंगे तो 3 3 का 9 3 आएगा, 3 का गुणा कर लेंगे बच्चा 14 में, 14 तो 42 हो जाएगा, और प्लस कर लेंगे 1 का भाग करेंगे 9 में तो 9 ही आएगा, 9 का गुणा 20 में करेंगे तो 9 भी हो जाएगा, और ये बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। अब इस 9 का अगर सीधे गुणा कर लेंगे 0 में तो ये मान 0 हो जाएगा, बचेगा हमारा का 4a प्लस 42 प्लस 9b बराबर हो जाएगा 0। 42 को उधर लेके चले जाते हैं तो हमारा बचेगा क्या? 4a प्लस 9b बराबर हो जाएगा -42। समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1। अब क्या कर लेंगे बच्चों, हम दूसरा वाला मान जो दिया हुआ है x बराबर -3, तो x की जगह पे -3 रख लेते हैं। समीकरण को पहले लिख लेते हैं, समीकरण दिया हुआ है ax का स्क्वायर प्लस 7x प्लस b बराबर 0। अब x की जगह पे क्या रखेंगे? x की जगह पे रख लेंगे क्या बच्चों? x की जगह पे रख लेंगे -3। तो यहाँ देखिए ये हमारा a है, -3 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस हो जाएगा 7 -3 प्लस हो जाएगा b बराबर 0। -3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9a हो जाएगा, और -3 का गुणा करेंगे प्लस 7 में, -7 3 21 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस करते हैं तो माइनस होता है, 3 से 21 हो जाएगा, और हो जाएगा प्लस b बराबर 0 कर लेते हैं। यहाँ बचेगा 9a प्लस b, ये -21 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस 21 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 और 1 को हल कर लेते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है बच्चों? समीकरण 1 हमारा है 4a प्लस 9b बराबर है -42। समीकरण ये हमारा 1 है। समीकरण 2 दिया हुआ है 9a प्लस b बराबर है 21, ये हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 1 से गुणा कर लेंगे, समीकरण 2 में 9 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में 1 से गुणा करेंगे तो बच्चों वही आएगा, 4a प्लस 9b बराबर हो जाएगा -42। जब गुणा करेंगे तो नया समीकरण बन जाएगा, समीकरण मान लेते हैं 3 हो गया। समीकरण 2 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, 9 9 81 ए हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 9 का गुणा 20 में करेंगे तो 9 भी हो जाएगा, और प्लस बराबर कर लेंगे 9 का गुणा 21 में करेंगे, 9 का निम्न 9 9 दूनी 18, 9 का निम्न 9 9 दूनी 18, इसे हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब देख लीजिए दो मान बराबर होगा तो यहाँ हम घटा लेते हैं, माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये कट जाएगा, अब -81 में प्लस 4 एक कम कर लेते हैं बच्चों, -77 ए आएगा, बराबर कर लेते हैं। दोनों माइनस है तो जोड़कर माइनस लगा लेते हैं, 9 2 11 हो जाएगा, 8 4 12 13 3 हो जाएगा, 2 मान 231 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 77 पिया 77 पिया हो जाएगा बच्चों 231। ए का मान कितना आ गया? 3। ए का मान कितना आ गया? 3, क्योंकि 77 से भाग करेंगे यानी तो 3 बार में ये कट जाएगा, तो ये बराबर 3 आ गया। ए का मान समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में, ठीक है। तो ए का मान हम रख लेते हैं समीकरण 1 में, ए का मान, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा दिया हुआ बच्चों 4a प्लस 9b बराबर है -42। 4a प्लस 9b बराबर है -42। ए का मान कितना दिया हुआ है? 3, तो 4 गुणे 3 प्लस हो जाएगा 9b बराबर हो जाएगा -42। 3 का गुणा कर लीजिए, 4 3 12 प्लस 9b हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -42। ये उधर जाएगा तो बच्चे यहाँ बचेगा क्या? 9b बराबर हो जाएगा -42 -12, दोनों जोड़ लेंगे तो 9b बराबर हो जाएगा 2 4 और 4 1 5 -54 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है। अगर मान दोनों माइनस में है तो क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं, ठीक है। इसको हम जोड़ लेंगे, 9 से काटेंगे, देख लीजिए 9 6 54 हो जाएगा बच्चों। बी का मान आ गया क्या? -6। बी का मान कितना आ गया? -6 आ गया। इस तरह से हमारा ए और बी का मान मिल गया। ए बराबर आ गया 3 बच्चों, बी बराबर क्या आ गया? -6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए और बी का मान ही तो निकालना था, ए और बी का मान ही तो क्या करना था? निकालना था। चलिए एक बार सवाल को देख लेते हैं बच्चों। दिया हुआ है x बराबर 2/3 तथा x बराबर -3। x बराबर दिया हुआ है 2/3 तथा x बराबर -3, और समीकरण दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b बराबर 0। ये हमारा दिया समीकरण दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसके मूल है a b के मान ज्ञात कीजिए। ये जो दिया हुआ है 2/3 और x -3,
ये मान दिया हुआ है, फिर कह रहा है कि ए और बी को क्या करना है, मान को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे पहले हम एक्स की जगह क्या रखे हैं, 2/3। तो हमारा जो समीकरण है एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी बराबर 0। एक्स की जगह पे 2/3 प्लस 7, 2/3 प्लस बी बराबर 0। 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4a/, हो जाएगा। देखिए 2 का गुणा 2 बार करेंगे, 2 दूना 4, 3 का 2 बार करेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा। 4 का गुणा 1 करें, 4a/9 प्लस 7 का गुणा 2 में करेंगे, 7 दूना 14/3 हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा बराबर 0। यहाँ b के बटे में कुछ नहीं तो 1 कर लिए हैं। अब 9, 3 और 1 का हम अगर एलसीएम करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 9। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 का 9 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 बार का गुणा करेंगे 4 में, 4a हो जाएगा, प्लस 3 से अगर भाग करते हैं 9 में तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 बार आएगा, 3 का गुणा 14 में करेंगे, 14 त्रिक 42 हो जाएगा। प्लस देखिए यहाँ 1 से भाग करेंगे तो 9 आएगा, 9 का गुणा बी में करेंगे 9 भी हो जाएगा। 9 भी हो जाएगा, पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 9 बराबर 0। अब इस 9 का अगर हम जो है तिरक गुणा कर लेते हैं 0 में, तो पूरे ये वाला मान 9 का मान 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, 4a प्लस 42 प्लस 9 भी बराबर 0। इस 42 को इधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। बचेगा क्या, 4a प्लस 9 भी बराबर हो जाएगा -42। समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा समीकरण दिया हुआ है ax² प्लस 7x प्लस बी बराबर 0। ax² प्लस 7x प्लस बी बराबर 0 दिया हुआ है। अब x की जगह पे हम क्या कर लेते हैं, -3 रखते हैं। देखिए a -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस बी बराबर 0। -3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 3 त्रिक का 9, 9 का गुणा ये करेंगे तो 9 ये हो जाएगा। माइनस देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 त्रिक 28 प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा। इस 28 को इधर लेके चलेगा तो यहाँ माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पर 9a प्लस बी बचेगा बराबर 21 हो जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 2 कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं बच्चों। समीकरण नंबर 1 हमारा ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। समीकरण 1 में 1 से गुणा कर लेंगे, समीकरण 2 में क्या करते हैं, 9 से गुणा कर लेते हैं। ये गुणा क्यों करते हैं इसको जानिए। गुणा करते हैं किसी एक मान को जो है बराबर करके काटने के लिए, ठीक है। और गुणा हम इसी अंक से करते हैं, ये नहीं कि अपने मन से, क्योंकि यहाँ देखिए उल्टा कर लेते हैं। 9 का गुणा यहाँ कर लेते हैं, बी के पास 1 था, बी का हम यहाँ कर लिए। इसका ऊपर, ऊपर का नीचे, ऊपर वाले का गुणा नीचे कर लेते हैं, जो ऊपर वाला होता है ऊपर का नीचे कर लेते हैं, नीचे वाले का ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो गुणा कर लेंगे तो 4a प्लस 9 भी बराबर -42 हो जाएगा। नया समीकरण हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब इसमें जब हम 9 का गुणा करेंगे, देखिए 9 9 81 और 9 का गुणा बी में करेंगे तो 9 भी बराबर हो जाएगा। 21 में 9 का गुणा करेंगे तो 189 हो जाएगा। समीकरण नंबर 4 कर लेते हैं। अब इसको घटाते हैं तो ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये प्लस ये माइनस कट जाएगा। 81 में 4 को कम कर लेंगे तो बच्चों 77 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 77 हो जाएगा। वो भी माइनस में, -77 बराबर हो जाएगा। दोनों माइनस में जोड़ लेते हैं तो -231 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 77 से भाग करेंगे तो 77 तियाँ 231, एक हमारा कितना आ गया, 3। इस तरह से बच्चों देख लीजिए हमारा ये मान कितना आ गया, एक हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, बी का हमारा कितना आ गया, -6 आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्नावली 4.1 आपको समझ में आया होगी। यदि समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।